Hello students, in the previous lecture we have studied about the nitroalkanes. Students, in today's lecture we have to discuss about the nitroarenes. Now nitroarenes क्या होते हैं, इनका प्रिपरेशन एंड इनकी प्रॉपर्टीज, इन सब के बारे में हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। गाइस नाइट्रोअरीन्स, अरीन्स ये जो नाम है ये हमें रिप्रेजेंट करता है एरोमेटिक नेचर ऑफ द कंपाउंड। नाइट्रोअरीन्स का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड्स जिसमें नाइट्रो ग्रुप जो होता है ये डायरेक्टली बेंजीन की रिंग के साथ जुड़ा होता है। इस फैमिली का सबसे सिंपल मेंबर अगर हम लोग देखें तो ये मेंबर बन के आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज नाइट्रोबेंजीन। एंड इसके अलावा आप लोगों के पास कई सारे नाइट्रोअरीन्स हो सकते हैं, जैसे इसे अगर हम लोग देखें तो आप लोग इसे मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन कह सकते हो। इसके अलावा रिंग के ऊपर हम लोग जनरली तीन तक नाइट्रो ग्रुप लग सकते हैं। जैसे जैसे ग्रुप बड़ा होता है वैसे वैसे रिपल्शन होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। इसे आप लोग ट्राइनाइट्रोबेंजीन कह सकते हो। इसके अलावा नाइट्रोअरीन्स में दो कंपाउंड्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज़ में, जिसमें से ये कंपाउंड देखिए, बेसिकली ये नाइट्रोफिनॉल है लेकिन है तो नाइट्रोअरीन ही, एंड इसे आप लोग 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल कहते हो, या फिर कॉमनली हम लोग इसका नाम देते हैं पिक्रिक एसिड। इसका नाम क्या होता है? पिक्रिक एसिड होता है गाइस। एंड इसके अलावा इफ़ अगर मेरे पास कहीं ऐसा कंपाउंड है तो इस कंपाउंड को आप लोग नाम देते हो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटोलिन, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटोलिन, एंड इसे हम लोग TNT से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। गाइस ये दोनों के दोनों जो कंपाउंड्स होते हैं ये यूज़ किए जाते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ द एक्सप्लोजिव। शायद आप लोगों ने सुना होगा कि इन द ईयर ऑफ 1945 6 अगस्त एंड 9 अगस्त हिरोशिमा एंड नागासाकी, बराबर है, USA ने जापान के ऊपर एटम बॉम्ब्स गिराए थे। उन दो एटम बॉम्ब्स के नाम थे फैट मैन एंड एक का नाम था लिटल बॉय। तो जो लिटल बॉय था उसके प्रिपरेशन में इसका इस्तेमाल किया गया था, दैट इज ट्राइनाइट्रोटोलिन। गाइस इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे मेनली अबाउट द नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन के बारे में हमें स्टडी करनी है, इसके प्रिपरेशंस एंड इसकी प्रॉपर्टीज़। गाइस नाइट्रोबेंजीन को अगर हम लोग उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो नाइट्रो ग्रुप इस तरीके से होता है। एंड ये जो ग्रुप होता है गाइस, ये ग्रुप होता है ऐसा EWG, दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बारे में शायद आप लोगों को पता होगा कि दीज आर रिंग डीएक्टिवेटर्स, ये रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं, एंड दीज आर द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। नाउ इसके प्रिपरेशन को अगर हम लोग देखें तो इसके प्रिपरेशन में हमारे पास दो मेथड्स हैं, जिसमें पहली वाली जो मेथड होती है इसे हम लोग कहते हैं डायरेक्ट नाइट्रेशन। ऑब्वियसली नाइट्रेशन किसका? बेंजीन का। अगर आप लोग बेंजीन का डायरेक्ट नाइट्रेशन करना चाहते हो तो बेंजीन का जो नाइट्रेशन होता है गाइस, ये कैरी आउट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ नाइट्रेटिंग मिक्सचर। एंड नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या है, ये एक मार्क का क्वेश्चन हो सकता है। तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर इज द मिक्सचर ऑफ कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर। ये रिएक्शन जनरली 50 to 60 डिग्री सेल्सियस पे कैरी आउट की जाती है। इनका रेशियो भी याद रखिए, नाइट्रिक एसिड का रेशियो होता है 1 पार्ट एंड सल्फ्यूरिक एसिड का रेशियो होता है 2 पार्ट। मीन्स नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या है? तो इट इज़ द मिक्सचर ऑफ कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन 1:2 रेशियो। गाइस ड्यूरिंग दैट केस इफ अगर हम लोग नाइट्रेशन कैरी आउट करते हैं तो नाइट्रेशन कैरी आउट होते समय रिंग के ऊपर का ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा एंड उसकी जगह पे इंसर्ट हो जाएगा NO2 ग्रुप। ऐसा अगर हो जाए तो आप लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा नाइट्रोबेंजीन। गाइस ये जो नाइट्रेटिंग मिक्सचर हम लोगों ने लिया, इसकी जगह पर हम लोग कहीं ऐसा कंपाउंड भी ले सकते हैं जिसका नाम होता है नाइट्रोनियम परक्लोरेट। नाइट्रोनियम परक्लोरेट is also used, or you can also use only concentrated nitric acid, और हम लोग यूज़ कर सकते हैं ओनली फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। इससे भी नाइट्रेशन पॉसिबल हो सकता है।
सेकेंड वाली जो मेथड है गाइस वो है फ्रॉम एनिलीन बाय ऑक्सीडेशन। अगर एनिलीन का ऑक्सीडेशन करते हो तो, अब एनिलीन मतलब क्या होता है, तो एनिलीन मीन्स रिंग के ऊपर अमीनो ग्रुप NH2, बराबर है गाइस। एनिलीन का अगर हम लोगों ने ऑक्सीडेशन कैरी आउट किया बाय यूजिंग ट्राईफ्लोरोपेरोक्सी एसिटिक एसिड, ट्राईफ्लोरोपेरोक्सी एसिटिक एसिड मतलब ये कंपाउंड, यहाँ अगर हाइड्रोजन होता तो इसे आप पेरोक्सी एसिटिक एसिड कहते, यहाँ पर तीनों के तीनों क्या लग गए, फ्लोरीन। और वी कैन ऑल्सो यूज हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड एसिटिक एसिड कॉम्बिनेशन, इससे भी काम चल जाता है। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन ये जो NH2 ग्रुप है, ये NH2 ग्रुप ऑक्सीडाइज होता है एंड ऑक्सीडाइज होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है NO2 में, यहाँ से रिलीज हो जाएगा H2O एंड हमें इतने ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। दीज टू मेथड्स आर जनरली यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ द नाइट्रोबेंजीन। अब चलते हैं नाइट्रोबेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिसमें हम लोग पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी समझेंगे वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसे आप लोग कंप्लीट नाम ऐसे दे सकते हो, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस। बेसिकली जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस होते हैं ये हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड में ही पढ़ते हैं। एंड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है, तो ऐसे रिएक्शन जिसमें हम लोग रिंग में से हाइड्रोजन निकालते हैं और उसकी जगह पे कोई दूसरा इलेक्ट्रोफाइल लगाते हैं। जैसे आप लोगों ने इतने दिनों से केमिस्ट्री पढ़ के रखी है, तो आपने नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन, जैसे कि फ्रीडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट्स असाइलेशन, ये नाम सुने होंगे। ये सारे के सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। इसमें पहली जो रिएक्शन हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मीनिंग आप लोगों को अभी बताया मैंने, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रोबेंजीन में ये जो ग्रुप है NO2 ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब रिंग से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम करेगा। एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने के कारण रिंग डीएक्टिवेट हो जाएगी। एंड रिंग डीएक्टिवेट जब होती है तो ऑर्थो पैरा पोजीशन से डीएक्टिवेट होती है, क्योंकि ये निगेटिव रेजोनेंस देता है। एंड देयरफॉर आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है ये सिर्फ और सिर्फ मेटा पोजीशन पे जाके अटैक कर सकता है, क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा पे रिंग डीएक्टिवेट होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बची रहेगी। अब नाइट्रेशन की अगर बात करें तो इसका नाइट्रेशन हम लोग कैरी आउट करते हैं बाय यूजिंग नाइट्रेटिंग मिक्सचर। क्या होता है, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ concentrated nitric acid and concentrated sulfuric acid in 1:2 ratio. And guys, this reaction is generally carried out at 100 degree Celsius temperature. During that case, जैसा मैंने आपको कहा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में मेटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलेगा एंड उसकी जगह पर लग जाएगा NO2 ग्रुप, यहाँ से रिलीज हो जाएगा H2O। कैसे H2O, तो ये देखिए ये H एंड ये OH। इसका फर्दर अगर आपने नाइट्रेशन कैरी आउट कर दिया गाइज बाय यूजिंग नाइट्रेटिंग मिक्सचर, नाइट्रेटिंग मिक्सचर तो लिया हुआ है ही है, तो फर्दर अगर नाइट्रेशन कैरी आउट करते हो तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है ये प्रोडक्ट कुछ ऐसा मिलता है। हमें ये मिला हुआ है डाइनाइट्रोबेंजीन, अब यहाँ पर भी एक NO2 ग्रुप लग जाएगा एंड इसे आप लोग कहोगे 135 ट्राइनाइट्रोबेंजीन, कह सकते हैं 135 ट्राइनाइट्रोबेंजीन। दूसरी रिएक्शन जो हमें पढ़नी है गाइस दैट इज हैलोजिनेशन। इसमें बेसिकली आप लोग क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन कैरी आउट करते हो। देखिए कैसे, दोनों रिएक्शन को समझते हैं। नाइट्रोबेंजीन का अगर हम लोग क्लोरीनेशन करना चाहते हैं तो क्लोरीनेशन करते समय हमें सुटेबल लेविस एसिड की ज़रूरत पड़ती है एज अ कैटालिस्ट। एंड आप लोगों ने शायद ये पहले देखा होगा अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। गाइस आप लोग यूज़ कर सकते हो आयरन ऑल्सो, और यू कैन ऑल्सो यूज FeCl3। एनी सुटेबल लेविस एसिड कैन बी यूज्ड हियर। कोई भी लेविस एसिड जिसे आप लोग जानते हो वो सारे यहाँ पर काम करते हैं। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप अगर है तो आने वाला जो प्रोडक्ट होगा ये ऐसा होगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, एक बचे हुए क्लोरीन के साथ कंबाइन हो जाएगा। सिमिलरली इफ द ब्रोमिनेशन इज कैरीड आउट, अगर आप लोग ब्रोमिनेशन कैरी आउट करते हो इनमें से ही कोई सुटेबल लेविस एसिड्स के सामने, तो इन दैट केस क्लोरीन की जगह अब हम लोगों ने क्या यूज़ किया, ब्रोमीन।
तो आने वाला जो प्रोडक्ट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी द मेटाब्रोमो नाइट्रोबेंजीन हो सकता है। नाउ ये जो रिएक्शंस है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस के अंदर हम लोगों ने पढ़ा। इसमें दूसरी जो कैटेगरी हमें देनी है वो पढ़नी है, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस विच आर नॉट कॉमन रिएक्शंस। बेसिकली बेंजीन की रिंग की अगर बात करते हैं तो बेंजीन की रिंग खुद एक न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, एंड देयरफॉर वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देना पसंद नहीं करती। बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, देखिए NO2 ग्रुप स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जितने ग्रुप्स हम लोग पढ़ते हैं उसमें से। ये क्या करता है, रिंग के अंदर से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम करता है, एंड रिंग के अंदर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कम हो जाए तो रिंग का नेचर इलेक्ट्रोफिलिक हो गया, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया। ऐसे केस में कोई भी न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर अटैक कर सकता है। मीन्स वी कैन से कि जनरली बेंजीन इज इनर्ट टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक NO2, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कैन ऑकर मेनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस। मेटा पोजीशन पे ज़्यादातर हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस नहीं मिलते, वहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस मिलते हैं। कैसे, कब, ग्रुप कौन सा लगा है उसके तरफ ध्यान रखना पड़ेगा। अभी हम लोग बात कर रहे हैं ओनली अबाउट द नाइट्रोबेंजीन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब क्या, मतलब ये कि रिप्लेसमेंट ऑफ दिस NO2 ग्रुप, रिप्लेसमेंट ऑफ दिस NO2 ग्रुप ने हाइड्रोजन निकाल कर उसकी जगह पर हम लोग अब लगा कर देंगे कोई न्यूक्लियोफाइल। फॉर एग्जांपल हमें ऐसा प्रोडक्ट मिल सकता है, प्लस यहाँ पर एक OH और लगा दिया जा सकता है, एक और OH लग सकता है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल, क्योंकि ये भी न्यूक्लियोफाइल है ना। एंड यहाँ से हाइड्राइड आयन लॉस होता है गाइस। हाइड्राइड, आपने अभी तक हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज देखा है, इसमें देखेंगे कि हाइड्रोजन के ऊपर निगेटिव चार्ज भी हो सकता है। अब मैंने बताया आप लोगों को कि ये जो अटैक है ये अटैक मेनली कहाँ पे होगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। कैसे होगा देखते हैं, इसके मैकेनिज्म को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए नाइट्रो ग्रुप की अगर बात करें तो अब मैं नाइट्रो ग्रुप का एक कंप्लीट स्ट्रक्चर आपके सामने रखता हूँ। ये जो एक बॉन्ड होता है ये ऐसा होता है, एंड नाइट्रो ग्रुप को समझिए ये ऐसा होता है इस तरीके से, हाँ बिल्कुल इस तरीके से होता है। इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। नाउ न्यूक्लियोफाइल का अटैक हमें करके दिखाना है। चलिए OH निगेटिव का अटैक हम लोग करके दिखाते हैं, एंड सबसे पहले अटैक करके दिखाते हैं ऑर्थो पोजीशन पे, जिसे मैं ऑर्थो अटैक कह देता हूँ। ऑर्थो अटैक, ठीक है। सोचिए ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा तो ऑर्थो पोजीशन ये है, यहाँ पर हाइड्रोजन भी है ना। यहाँ पर जब ये OH निगेटिव अटैक करेगा गाइस तो इसके केस में बॉन्ड बन जाएगा। जैसे ही बॉन्ड बन जाएगा उसके स्ट्रक्चर के बारे में सोचते रहिए। अभी आपके पास जो स्ट्रक्चर है उसमें ये ग्रुप यहाँ पर इन्वॉल्व है, हाँ है ये ग्रुप यहाँ पर इन्वॉल्व। एंड मैंने कहा कि यहाँ पर लग गया न्यूक्लियोफाइल, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर लग गया OH। सर OH अपने इलेक्ट्रॉन के साथ आया तो यहाँ पर 5 बॉन्ड तो नहीं चलेंगे, ये बॉन्ड का क्या, ये कम हो जाएंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये चले जाएंगे इस कार्बन के ऊपर। यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा गाइस निगेटिव चार्ज। अब ये जो निगेटिव चार्ज है गाइस ये कंजुगेशन में है। देखिए कंजुगेशन की कंडीशन क्या, आप लोग हमेशा कंजुगेशन को सिर्फ इतना समझ सकते हो, लेकिन कंजुगेशन का मतलब ये भी होता है, कंजुगेशन का मतलब ये भी होता है, कंजुगेशन का मतलब ये भी होता है। पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड निगेटिव चार्ज मतलब लोन पेयर, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड एंड फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री रेडिकल। इन सारे केसेस में कंजुगेशन मिलता है। अब यहाँ पर कंजुगेशन है कि नहीं, देखो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड निगेटिव चार्ज है, तो ये जो निगेटिव चार्ज है ये निगेटिव चार्ज अब कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, इन 2 कार्बन के बीच में ट्रांसफर होगा। एज अ रिजल्ट ये जो इलेक्ट्रॉन्स है गाइस ये इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे इस वाले पोजीशन पे, जाएंगे इस वाले पोजीशन पे चले जाएंगे। आपके सामने जो स्ट्रक्चर आ जाएगा उस स्ट्रक्चर को ज़रा सोचिए। ये जो स्ट्रक्चर आपको मिलेगा इसमें ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए एंड ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएंगे। डेफिनेटली आप लोगों के सामने कहीं ऐसा स्ट्रक्चर आ जाएगा, ये ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। नाउ कंजुगेशन तो अभी भी नहीं रुका। यहाँ पर देखो लोन पेयर
मतलब निगेटिव चार्ज, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। सर तो ये कंजुगेशन आगे भी जाएगा? जी हाँ, ये यहाँ पर चला जाएगा एंड ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इस पोजीशन पे चले जाएंगे। ऐसा अगर हो जाए तो आपके सामने जो स्ट्रक्चर आएगा वो कैसा दिखेगा? सर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, हाँ यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, ये लीजिए यहाँ पर OH लग गया। एंड फाइनली अब आप लोगों को इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते आता होगा। रिंग के ऊपर हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर निगेटिव चार्ज रिंग के ऊपर घूम रहा है ना, निगेटिव चार्ज रिंग के ऊपर घूम रहा है, तो इन दैट केस जब ये आगे जाएगा, ये चार्ज जब आगे जाने की कोशिश होगी तो इन दैट केस आप लोगों को बॉन्ड यहाँ डेवलप होते हुए मिलेगा एंड हाइड्रोजन बाहर चला जाएगा। हाइड्रोजन जो बाहर चला जाएगा गाइस, हाइड्रोजन किस रूप में बाहर चला जाएगा? तो H निगेटिव के रूप में चला जाएगा, H निगेटिव के रूप में, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन के साथ आया था, तो यहाँ पर उसे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है उसे। एंड फाइनली आप लोगों को जो प्रोडक्ट मिलेगा, ये प्रोडक्ट मिलेगा कुछ ऐसा। डेफिनेटली यहाँ पर लग गया OH, यहाँ पर कौन लगा हुआ है? तो यहाँ पर लगा हुआ है NO2 ग्रुप, है NO2 ग्रुप। अब सर इस पूरे मैकेनिज्म में NO2 का काम क्या हुआ? हमने कहा है कि NO2 के कारण ये रिएक्शन हो रही है। हाँ, इस स्ट्रक्चर को देखिए, यहाँ पर जो निगेटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर है, जहाँ कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड है, यहीं पर रोल होगा NO2 ग्रुप का। ये NO2 ग्रुप क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ विड्रॉ कर सकता है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये अगर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में शेयर हो जाए, तो कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में अगर शेयर हो जाए तो आप लोग जरा सोचिए, ये जो स्ट्रक्चर मिलेगा गाइस, ये स्ट्रक्चर थोड़ी देर के लिए ऐसा भी तो बन सकता है। एंड सर नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे और इस साइड में तो बॉन्ड बनेगा नहीं, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। हाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ चले जाएंगे, ये ऐसा हो जाएगा। अब देखिए नाइट्रो ग्रुप ने क्या किया, रिंग के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही थी उससे होल्ड करके रख दिया। ये एक एडिशनल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए, ये एडिशनल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना एंड जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। मीन्स वी कैन से दैट कि देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो थी उसे कौन खींच के रख सकता है? नाइट्रो ग्रुप। एंड देयरफॉर यहाँ पर रिंग के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होना पॉसिबल है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है ये कौन से पोजीशन पे हुआ? ऑर्थो पोजीशन पे हुआ। गाइस जैसे हम लोगों ने ऑर्थो पोजीशन के ऊपर अटैक करके दिखाया, वैसे हम लोग मेटा पोजीशन के ऊपर भी अटैक करके दिखा सकते हैं एंड ठीक वैसे हम लोग पैरा पोजीशन के ऊपर भी अटैक करके दिखा सकते हैं। कैसे? सपोज करिए अब हम लोग अटैक शो करते हैं एट अ मेटा पोजीशन, अटैक एट अ मेटा पोजीशन। अगर मेटा पोजीशन पे अटैक होता है तो क्या होगा? मेटा अटैक के बारे में सोचिए। जैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल इस मेटा पोजीशन पे अटैक करने की कोशिश करेगा, है ये मेटा पोजीशन, क्या होगा सर? जैसे ही ये यहाँ पर अटैक करने की कोशिश करेगा तो न्यूक्लियोफाइल जो होगा, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर जब जुड़ेगा हाइड्रोजन के साथ, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले गए, जा सकते हैं, यही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले गए। अभी आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर बन के आया हुआ है, ऐसा स्ट्रक्चर बन के आया हुआ है। अब देखिए ये रेजोनेंस देगा, बराबर है, ये ग्रुप क्या देगा? रेजोनेंस, क्योंकि ये कंजुगेशन में है। लोन पेयर मतलब निगेटिव चार्ज, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। तो ये जब हमें रेजोनेंस देगा तो यू विल ऑब्जर्व कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे? इस वाले पोजीशन पे चले जाएंगे ना। इस पोजीशन पे अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को लेकर चलते हैं तो बॉन्ड्स की पोजीशन क्या होगी? ये अभी अपनी जगह पर है, ये अपनी जगह पर रहेगा। NO2 ग्रुप ये अपनी जगह पर लगा हुआ है, ठीक है, ये अपनी जगह पर लगा हुआ है। हम लोग कह रहे हैं कि निगेटिव चार्ज यहाँ जा रहा है, मतलब बॉन्ड यहाँ बनेगा एंड ये निगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा, ठीक है। अब ये फिर से कंजुगेशन में देखिए, ये निगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा एंड ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले जाएंगे। अगर ऐसा हो गया तो हमारे सामने जो स्ट्रक्चर आएगा उसके बारे में आप लोग ज़रा सोचिए। यहाँ पर OH लगा हुआ है, NO2 अपनी जगह पर है ही है NO2 अपनी जगह पर। ये निगेटिव चार्ज जो था ये किस में कन्वर्ट हो गया? इस बॉन्ड में, एंड यहाँ पर आ गया गाइस निगेटिव चार्ज। नाउ जब ये निगेटिव चार्ज आगे जाने की कोशिश करेगा, मतलब यहाँ से हाइड्राइड आयन का लॉस होगा, तो वो कैसे होगा? सोचिए, यहाँ से हाइड्राइड आयन का लॉस ऐसे होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स
ये यहाँ पर आएंगे। क्यों? क्योंकि एरोमेटिक कैरेक्टर मेंटेन होना चाहिए। ये अभी एरोमेटिक नहीं है क्योंकि ये sp3 हाइब्रिड कार्बन हो गया। तो ये जब आएगा तो यहाँ से रिलीज कौन हो जाएगा? H निगेटिव। जब यहाँ से H निगेटिव रिलीज हो जाएगा तो यू विल ऑब्जर्व कि आपके सामने जो स्ट्रक्चर आएगा ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आएगा। यहाँ पर NO2 ग्रुप लगा होगा। आपके सामने जो प्रोडक्ट आया ये प्रोडक्ट हो जाएगा मेटा नाइट्रोफिनॉल। ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? मेटा नाइट्रोफिनॉल बन जाएगा। नाउ यहाँ एक भी एडिशनल स्ट्रक्चर आप लोगों को नहीं मिला। मिला क्या? ऐसा कोई एडिशनल स्ट्रक्चर नहीं मिला। दूसरी चीज़, यहाँ पर NO2 ग्रुप का रोल भी नहीं दिख रहा है। क्या NO2 ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम किया? नहीं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सिर्फ रिंग के ऊपर घूमती रही। इसीलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ये हमें मेटा पोजीशन पे नहीं मिल सकते। कहाँ मिलेंगे? ऑर्थो या फिर पैरा पे। अब देखिए पैरा अटैक करके देखिए। पैरा पोजीशन पे अगर हम लोग अटैक करने के बारे में सोचते हैं तो क्या होगा? तो सर पैरा पोजीशन तो ये वाली है, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा। क्या होगा अगर इसने अटैक किया? तो सर ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में ट्रांसफर हो जाएंगे, यहाँ पर चले जाएंगे। सोचिए फिर आपके सामने जो स्ट्रक्चर बन के आएगा वो स्ट्रक्चर कैसा होगा? इफ अगर हम लोग इसके साथ जाते हैं, यहाँ पर लगा देता हूँ न्यूक्लियोफाइल एंड निगेटिव चार्ज भेज देते हैं यहाँ पर, तो सर ये कुछ इस तरीके से काम करेगा। बिल्कुल करेगा, आएगा। अब कंजुगेशन देखिए, इस साइड में कंजुगेशन होगा, इस साइड में तो नहीं हो रहा है, इस साइड में होगा। ये इलेक्ट्रॉन्स इनके बीच में शेयर हो जाएंगे एंड ये यहाँ चला जाएगा। ऐसा अगर हो गया तो आप लोगों को दिखेगा कि यहाँ पर बॉन्ड बन गया, यहाँ पर OH का बॉन्ड बना है, हाइड्रोजन है ऑलरेडी एंड निगेटिव चार्ज जो है वो इस कार्बन पे आ गया। यहाँ पर देखिए ये NO2 ग्रुप लगा हुआ है NO2 ग्रुप लगा हुआ। इसके कारण हमें एडिशनल स्ट्रक्चर मिलेगा गाइस। कैसे? ये इधर तो जाएगा, हाँ, साथ ही साथ इन दोनों के बीच में शेयर हो सकता है। अगर इन दोनों के बीच में शेयर हो गया तो ये लीजिए, ये डबल बॉन्ड एंड ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे। तो O पे निगेटिव चार्ज, ये ऑलरेडी निगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मेंटेन है एंड यहाँ पे हाइड्रोजन एंड यहाँ पर कौन आ गया? OH। एक एडिशनल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिला, ठीक वैसे जैसे हमें ऑर्थो के केस में मिला था जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक ऑर्थो पे हुआ था। अब इसके बारे में सोचिए ना आगे। सर ये यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देगा एंड इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। हाँ, हमें एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा जो कि कुछ ऐसा बन जाएगा। देखिए, सॉरी ये ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर आ जाएगा बॉन्ड एंड निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा इस वाले पोजीशन पे। यहाँ कौन लगा हुआ है? तो नाइट्रो ग्रुप। देखिए ये हो गया नाइट्रो ग्रुप एंड यहाँ पर कौन लगा हुआ है? हाइड्रोजन एज वेल एज OH। चलिए इसके सामने लेकर चलिए, इसे सामने लेकर जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे। सर हाइड्राइड का लॉस होगा। हाइड्राइड का लॉस जब होगा तो एरोमेटिसिटी जो रहेगी ये मेंटेन हो जाएगी। आपके सामने जो स्ट्रक्चर आएगा ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आएगा एंड यहाँ पर लगा हुआ है NO2 ग्रुप NO2 ग्रुप। देखिए पैरा नाइट्रोफिनॉल मिल गया। तो इन केस ऑफ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, रिंग के ऊपर जो निगेटिव चार्ज आ रहा था उस निगेटिव चार्ज को किसने होल्ड करके रखा, किसने स्टेबलाइज करके रखा? NO2 ग्रुप ने। इसीलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब होती है तो ऑर्थो एंड पैरा पे होगी। कब? अगर रिंग के ऊपर नाइट्रो ग्रुप लगा होगा तब। तो यह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म है जो आपको 2.5 से लेकर 5 मार्क के लिए पूछ सकता है। कंप्लीट मैकेनिज्म 5 मार्क के लिए अगर पूछेगा तो आपको ऑर्थो, मेटा, पैरा इन सारे अटैक के बारे में एक्सप्लेनेशन उसे देना पड़ेगा। गाइस नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, दैट इज अबाउट द रिडक्शन। हम लोगों ने एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स का रिडक्शन पढ़ के रखा है, वैसे अब हमें एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स का रिडक्शन पढ़ना है। एंड इसका जो रिडक्शन है गाइस, ये रिडक्शन अलग अलग मीडियम में अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट के द्वारा होता है, तब जाके हमें अलग अलग प्रोडक्ट मिलता है। इसमें पहला जो रिडक्शन है ये हम लोग कर देते हैं कैटालिटिक रिडक्शन। ना कैटालिटिक रिडक्शन बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स का हुआ था। नाइट्रोबेंजीन, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? C6H5NO2 बिल्कुल लिख सकते हैं गाइस। इसका जब रिडक्शन होता है, इसका रिडक्शन जब होता है कैटालिटिक रिडक्शन, तो जो NO2 ग्रुप है इसका कंप्लीट रिडक्शन हो जाता है।
NO2 ग्रुप का अगर कंप्लीट रिडक्शन हो जाएगा इस, तो रिडक्शन की डेफिनेशन अप्लाई करिए, NO2 ग्रुप कन्वर्ट होता है NH2 में, यहाँ से रिलीज हो जाएगा इतना वाटर, हमें इतने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, एंड दिस कंपाउंड इज नथिंग बट द एनिलीन। दिस इज नथिंग बट द एनिलीन। गाइस, दूसरा रिडक्शन जो हम लोग लगाते हैं वो लगाते हैं रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में अगर हम लोगों ने रिडक्शन लगा दिया तो C6H5NO2 नाइट्रोबेंजीन है। एसिडिक मीडियम में आप लोग क्या यूज़ करते हो, तो टीन प्लस HCl, या फिर आप लोग यूज़ कर सकते हो आयरन प्लस कॉन्सनट्रेटेड HCl, या फिर एक और रिड्यूसिंग एजेंट आपने पढ़ा होगा, कौन सा, जिंक एंड HCl। ये भी हम लोग काम कर सकते हैं, यहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर नेसेंट हाइड्रोजन निकल के आता है एंड ये NO2 ग्रुप को कंप्लीट रिड्यूस कर देता है। NO2 ग्रुप कंप्लीट रिड्यूस हो गया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 ग्रुप में। मतलब दोनों केसेस में प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है, जी हाँ, सिर्फ तरीका अलग है। ये दोनों रिडक्शन सेम है। गाइस, तीसरे रिडक्शन की तरफ चलते हैं, दैट इज रिडक्शन इन द न्यूट्रल मीडियम। ये भी बिल्कुल सेम है। जब भी प्रिपरेशन करोगे एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज को सामने रख के देखोगे, सिमिलर टाइप की प्रॉपर्टीज कुछ कुछ है, तो वो जल्दी प्रिपेयर हो जाता है। रिडक्शन इन न्यूट्रल मीडियम। नाउ रिडक्शन इन न्यूट्रल मीडियम अगर कैरी आउट करते हैं, नाइट्रोबेंजीन जिसका फॉर्मूला हम लोग अब ऐसे लिख रहे हैं C6H5NO2, एंड इसका जब रिडक्शन करते हैं इन न्यूट्रल मीडियम, तो ये हम लोग कैरी आउट कैसे करते हैं, जिंक इन अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन। ये इसे पार्शियली रिड्यूस करता है, कंप्लीट नहीं। एंड जब इसे पार्शियली रिड्यूस करता है तो हमारे सामने जो कंपाउंड आता है गाइस, वो होता है ऐसे, यहाँ से रिलीज होता है H2O। इतने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी, इसे हम लोग नाम दे सकते हैं एन-फिनिल हाइड्रोक्सिल अमाइन। एन-फिनिल हाइड्रोक्सिल अमाइन। देखिए ये NH2OH हाइड्रोक्सिल अमाइन होता है, नाइट्रोजन के ऊपर का एक हाइड्रोजन निकाला गया और उसकी जगह पे कौन आ गया, फिनाइल ग्रुप। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एन-फिनिल हाइड्रोक्सिल अमाइन। तो ये जो रिडक्शन है ये बिल्कुल सेम रिडक्शन है, वैसे ही जैसे एलिफेटिक के केस में हम लोगों ने पढ़ा। नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन अल्कलाइन मीडियम में भी होता है, एंड in that case we will observe that different conditions will produce different products with a different reducing agents। कैसे होगा देखते हैं। देन फोर्थ टाइप की रिडक्शन की तरफ चलते हैं गाइस, दैट इज रिडक्शन इन अल्कलाइन मीडियम। रिडक्शन इन अल्कलाइन मीडियम। सिंपली अल्कलाइन मीडियम का जो रिडक्शन है, इसके ऊपर हमें 2.5 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसी के ऊपर 2.5 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है। एंड ऐसा मैंने आपको बताया कि अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट के द्वारा अलग अलग प्रोडक्ट मिल सकते हैं। हाँ, यहाँ पर सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं रिडक्शन बाय सोडियम आर्सेनेट, और रिडक्शन बाय ग्लूकोज प्लस NaOH। गाइस, इस रिड्यूसिंग एजेंट के साथ हमें कुछ अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं। कैसे मिलते हैं देखिए, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोबेंजीन, क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन कुछ अलग तरीके से होता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज रिडक्शन। एंड सोडियम आर्सेनेट का फॉर्मूला देखें तो Na3SO3 इन अल्कली, आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर कंप्लीट NaOH यहाँ पर लिख सकते हो। और हमने कहा है कि ग्लूकोज भी चलेगा, तो C6H12O6 एंड NaOH ये रिड्यूसिंग एजेंट है। गाइस, यहाँ पर हमें फाइनल प्रोडक्ट जो मिलता है वो एजॉक्सीबेंजीन मिलता है, लेकिन उसके पहले इसमें रिडक्शन होके एक मॉलिक्यूल हमें देता है C6H5NO, जिसका नाम होता है गाइस नाइट्रोसोबेंजीन। बेंजीन की रिंग के ऊपर देखिए NO ग्रुप लग गया, दैट्स वाई नाइट्रोसोबेंजीन। एंड यहाँ पर एक मॉलिक्यूल जो मिलता है वो मिलता है C6H5NHOH। इसे आप लोग जानते हो, दिस इज व्हाट एन-फिनिल हाइड्रोक्सिल अमाइन। एन-फिनिल हाइड्रोक्सिल अमाइन। गाइस, इसका आगे कंडेंसेशन होता है, मीन्स लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब जब वाटर मॉलिक्यूल जाएगा तो ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन एंड ये हाइड्रोजन, देखिए वाटर हो गया। ऐसे केस में आपके सामने जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, तो C6H5, इसके बाद N, ये देखिए डबल बॉन्ड होना चाहिए नाइट्रोजन का, हाँ ये इस साइड में बन जाएगा इसके साथ C6H5। एंड इस नाइट्रोजन पे क्या बचा है,
इस नाइट्रोजन पे एक ऑक्सीजन बचा है जो ऐसा जुड़ जाएगा। गाइस ये अगर नहीं होता तो उसे हम लोग एजोबेंजीन कहते हैं, लेकिन अभी एजो के साथ कौन है? ऑक्सीजन। दैट्स वाई इस कंपाउंड को कहा जाता है एजॉक्सीबेंजीन। इट इज कॉल्ड एज गाइस एजॉक्सीबेंजीन। दूसरा रिडक्शन हम लोग जो लगाते हैं वो होता है रिडक्शन बाय SnCl2 एंड NaOH। गाइस इसमें हमें एजोबेंजीन मेजर प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन जो इंटरमीडिएट्स होते हैं उसमें कुछ अलग प्रोडक्ट्स आते हैं। देखिए C6H5NO2 नाइट्रोबेंजीन, एंड इसका अगर हमने रिडक्शन किया, यहाँ पर मैंने इसे बैलेंस नहीं किया, अगर करना है तो ये कुछ ऐसे बैलेंस होगा, यहाँ से ट्वाइस H2O रिलीज हो जाएगा क्योंकि 4 ऑक्सीजन यहाँ पर है, यहाँ पर कितने 2, तो 2 चले गए। यहाँ पर देखिए 2 मॉलिक्यूल फिर से लिए मैंने नाइट्रोबेंजीन के, एंड इसका रिडक्शन अब हम लोग कर रहे हैं विथ स्टैनस क्लोराइड प्लस NaOH के साथ। तो ड्यूरिंग दैट केस गाइस हमें एक प्रोडक्ट मिलता है C6H5NO, इसका नाम नाइट्रोसोबेंजीन, एंड इस केस में हमें मिलता है C6H5NH2, दैट इज व्हाट एनिलीन। मतलब यहाँ से भी H2O चला गया होगा, ये इतना हाइड्रोजन आप लोग काउंट कर सकते हो। मतलब 6 हाइड्रोजन, ये 2, टोटल कितना 8। यहाँ पर कितना लगा? ये 4, ये 2, 6, तो यहाँ पर सिर्फ 6 ही हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आपने ऐसे रिएक्शंस को बैलेंस करके देना है। ये एनिलीन है। अब इनका आगे कंडेंसेशन होगा, यहाँ से भी लॉस होगा H2O। देखिए H2 कैसे जा रहा है, ये H2O जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। तो आपके सामने जो प्रोडक्ट आएगा वो C6H5N डबल बॉन्ड N, यहाँ पर C6H5 फिर से। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज नाउ एजोबेंजीन। इसे आप लोग क्या कहते हो? एजोबेंजीन कहते हो। गाइस इसमें तीसरा रिडक्शन हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज रिडक्शन बाय जिंक एंड NaOH। जब जिंक एंड NaOH से हम लोग रिडक्शन लगाते हैं नाइट्रोबेंजीन का, तो इन दैट केस हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो पहले तो मिलता है डायरेक्टली एजोबेंजीन। ये देखिए एजो ग्रुप है, इसे हम लोग कहते हैं गाइस एजोबेंजीन। मतलब यहाँ से इतना H2O तो लॉस कर ही जाएगा। हाइड्रोजन की बात करें तो इतना हाइड्रोजन लग जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है। ये जो कंपाउंड बना गाइस एजोबेंजीन, ये थोड़ा सा आगे रिड्यूस होता है। ये जब थोड़ा सा आगे रिड्यूस होता है तो हमें प्रोडक्ट देता है C6H5N, यहाँ पर H लग जाएगा, देन N, यहाँ पर H लग जाएगा, C6H5। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज हाइड्राजोबेंजीन। मतलब एजोबेंजीनस तो है हाँ, लेकिन उस पर क्या लग गया? हाइड्रोजन। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हाइड्राजोबेंजीन। तो ये जो रिडक्शन है, रिडक्शन इन अल्कलाइन मीडियम, इसके ऊपर सेपरेट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गाइस एक और रिडक्शन होता है जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। नाउ इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन अगर हम लोग कैरी आउट करते हैं नाइट्रोबेंजीन का, तो हमें अलग अलग प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। कैसे प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं? देखिए इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन हमें कैरी आउट करना है, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक मतलब पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन वीकली एसिडिक मीडियम में अगर कैरी आउट करते हो तो, वीकली एसिडिक मीडियम में जब हम लोग इसका रिडक्शन कैरी आउट करते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है गाइस, ये प्रोडक्ट मिल रहा है एनिलीन मिलना चाहिए। यहाँ पर जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो मिलना चाहिए एनिलीन। जी हाँ, वीकली एसिडिक मीडियम में हमें जो प्रोडक्ट मिलता है ये प्रोडक्ट मिलता है एनिलीन। लेकिन स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम में अगर हम लोग यही रिडक्शन करते हैं स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम में, तो हमें पहले जो कंपाउंड मिलता है वो मिलता है कुछ ऐसा जिसे आप लोग जानते हो एन-फिनिल हाइड्रोक्सिल अमाइन। एंड ये जो एन-फिनिल हाइड्रोक्सिल अमाइन है ये अपने आप को रीअरेंज कर देता है, और जब ये रीअरेंज होता है तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन शिफ्ट होगा यहाँ पर एंड OH शिफ्ट होगा यहाँ पर। ऐसा हो गया तो यहाँ NH2, यहाँ पर OH। अब ये फिनॉल है, एनिलीन नहीं है।
क्योंकि NH2 के मुकाबले इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। इसे आप लोग 4 या फिर कॉमनली पैरा कह सकते हो, दैट इज 4-अमीनोफिनॉल। 4-अमीनोफिनॉल ये प्रोडक्ट आपको मिल सकता है इन अ स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम। इस तरीके से रिडक्शन कैरी आउट किया जाता है नाइट्रोबेंजीन का। गाइस अब स्टडी करते हैं पिक्रिक एसिड की। हमारे सिलेबस में पिक्रिक एसिड की भी स्टडी दी है, इसके प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़। हालांकि प्रॉपर्टीज़ में कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ नहीं है, बट इनका प्रिपरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। पिक्रिक एसिड की अगर आप बात करते हैं तो पिक्रिक एसिड को देखिए, हम लोगों ने ऐसा स्ट्रक्चर असाइन करके दिया था, दैट इज 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ये होता है पिक्रिक एसिड। गाइस पिक्रिक एसिड ये फिनॉल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि फिनॉल पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाते हैं, एंड जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाते हैं एसिडिटी ऑफ द कंपाउंड इंक्रीज हो जाता है। नाउ इसके प्रिपरेशन को अगर हम लोग देखें तो इसका जो प्रिपरेशन है यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसके ऊपर। इसमें पहला प्रिपरेशन हम लोग देते हैं, दैट इज फ्रॉम फिनॉल। फिनॉल का आप लोगों ने अगर नाइट्रेशन कैरी आउट कर दिया बाय यूजिंग नाइट्रेटिंग मिक्सचर, फिनॉल का नाइट्रेशन कैरी आउट कर दिया बाय यूजिंग नाइट्रेटिंग मिक्सचर, दैट इज मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो ड्यूरिंग दैट केस गाइस यू विल ऑब्जर्व कि यहाँ से ऑर्थो से दोनों हाइड्रोजन एंड पैरा से तीसरा हाइड्रोजन, ये पूरे हाइड्रोजन्स निकल जाते हैं, एंड आपके सामने जो प्रोडक्ट आता है ये प्रोडक्ट होता है कुछ ऐसा, दैट इज NO2 ग्रुप। इसे हम लोग कहते हैं पिक्रिक एसिड। हालांकि इस मेथड में जो यील्ड है, प्रोडक्ट है, ये थोड़ा कम होता है, क्योंकि फिनॉल का थोड़ा सा समवॉट ऑक्सीडेशन हो सकता है। सेकेंड मेथड जो हम लोग पढ़ते हैं गाइस वो है फ्रॉम फिनॉल बाय सल्फोनेशन। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, नाइट्रेशन कैरी आउट करा है। हम लोग पहले सल्फोनेशन कैरी आउट करा सकते हैं यील्ड को बढ़ाने के लिए। कैसे, देखिए, जब फिनॉल का सल्फोनेशन कैरी आउट किया जाता है तो सल्फोनेशन कैरी आउट किया जाता है बाय यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे मैं अब ऐसे लिख देता हूँ, H2SO4 है। ये ग्रुप कैसा होता है, ये ग्रुप ऑर्थोपैरा डायरेक्टर है। अगर ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टर है तो हमें एक प्रोडक्ट ऐसा मिलेगा जिसका कॉमन नाम आप लोग दे सकते हो ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड। दिस इज ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड, या फिर सिंपली IUPAC के रूल के हिसाब से अगर जाए तो रिंग के ऊपर SO3H लगता है तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो जाएगा, एंड इसकी प्रायोरिटी इसके बाद है। सो देयरफॉर ये 2-हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। एंड हमने कहा कि ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टर ग्रुप है, तो एक प्रोडक्ट क्या मिलेगा, पैरा प्रोडक्ट भी मिलेगा, एंड इसका कॉमन नाम पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड देंगे। अब इसका अगर आपने नाइट्रेशन कैरी आउट किया बाय यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, तो अब आप लोगों को जो प्रोडक्ट मिल जाता है, ये प्रोडक्ट मिल जाता है कुछ ऐसे। देखिए पिक्रिक एसिड बन गया, मीन्स पहले सल्फोनेशन किया एंड देन नाइट्रेशन कैरी आउट किया, तो आप लोगों को प्रोडक्ट मिल गया पिक्रिक एसिड। तीसरी मेथड की तरफ चलते हैं गाइस, दैट इज फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। ये ऐसी मेथड है जिसके ऊपर 2.5 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ी बड़ी मेथड है। क्लोरोबेंजीन से हम लोग पिक्रिक एसिड कैसे बनाते हैं, देखिए सबसे पहले जो क्लोरोबेंजीन होता है, इस क्लोरोबेंजीन का हम लोग लगाते हैं नाइट्रेशन बाय यूजिंग नाइट्रेटिंग मिक्सचर। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड कैन ऑल्सो बी यूज। तो नाइट्रेशन जब कैरी आउट करेंगे तो नाइट्रेशन कैरी आउट करते समय आप लोगों को जो प्रोडक्ट मिलता है, ये प्रोडक्ट मिलता है ऐसा। ऑर्थो पे नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, ऑर्थो पे नाइट्रो ग्रुप लगाने के बाद हम लोग इसका आगे फिर से नाइट्रेशन कैरी आउट करते हैं गाइस। जब इसका आगे हम लोग नाइट्रेशन कैरी आउट करेंगे तो अब जाके आपके सामने प्रोडक्ट कुछ ऐसा आता है। यहाँ एक नाइट्रो ग्रुप फिर से बढ़ जाता है 2,4 डाइनाइट्रो बन गया एंड क्लोरोबेंजीन बन गया। इस कंपाउंड का हम लोग हाइड्रोलिसिस कैरी आउट करते हैं बाय यूजिंग एक्वस अल्कली। फॉर एग्जांपल यू कैन यूज NaOH ऑल्सो और Na2CO3 का सॉल्यूशन।
तो ड्यूरिंग दैट केस आपके सामने जो प्रोडक्ट आता है गाइस, वो प्रोडक्ट ऐसा होता है 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल, 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल। एंड ये जो 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल है, इसका अगर आपने अब नाइट्रेशन लगा दिया तो बहुत ही आसानी से आप लोगों को प्रोडक्ट मिल जाता है। योर रिक्वायर्ड टारगेट दैट इज 2,4,6-ट्राइनाइट्रोफिनॉल, पिक्रिक एसिड मिल जाएगा। ये इस तरीके से आप लोगों को प्रोडक्ट मिलता है। गाइस, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पिक्रिक एसिड वी हैव वन अनदर मेथड दैट इज फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड। Salicylic acid which have the structure like that, okay, we can say salicylic acid, right? This is salicylic acid. And when salicylic acid is treated with concentrated nitric acid or fuming nitric acid, it is nothing but the nitric acid which contains some amount of NO2, that is called as fuming nitric acid. If the reaction is carried out with the help of fuming nitric acid, it is observed that the required product formed as a 2,4,6-trinitrophenol, that is nothing but the picric acid. This is picric acid. Means it is observed that कि रिंग के ऊपर जब कोई एक आध ग्रुप लग जाता है तो हम लोग रिंग की रिएक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। These methods are commonly used in the preparation of the picric acid. Then the last point, that is the chemical properties of the picric acid. Chemical properties of picric acid. First one is the reaction with PCl5, or you can also use PCl3, or you can also use SOCl2, that is thionyl chloride. गैस, पिक्रिक एसिड की अगर हम लोग बात करते हैं तो पिक्रिक एसिड ये ऐसा कंपाउंड हम लोगों ने दिया है, दिस इज पिक्रिक एसिड, राइट? एंड व्हेन पिक्रिक एसिड इज रिफ्लक्स्ड विथ रिफ्लक्स मीन्स हीटिंग फॉर लॉन्गर टाइम, व्हेन इट इज रिफ्लक्स्ड विथ PCl5 और PCl3 और SOCl2, this OH group from the organic compound is get replaced by chlorine. If it is observed, we can say that such compound will be formed, and this compound is commonly called as picryl chloride. It is called as picryl chloride. According to IUPAC, you can think about the name. यहाँ से लॉस हो जाएगा फॉस्फोरिल क्लोराइड प्लस HCl, पिक्रिल क्लोराइड मिलेगा। एंड एक और केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग दे सकते हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ पिक्रेट्स। नाउ ये प्रैक्टिकल में जनरली होता है, पिक्रिक एसिड का हम लोग पिक्रेट डेरिवेटिव बना सकते हैं। इनफैक्ट कई सारे ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं जिनका कन्फर्मेशन करने के लिए उनका पिक्रेट डेरिवेटिव बनाया जाता है। गाइस, पिक्रिक एसिड ये बेंजीन या फिर दूसरे एरोमेटिक कंपाउंड के साथ जब कंबाइन होता है तो एक एडिशन कॉम्प्लेक्स बनाता है, एडिशन प्रोडक्ट बनाता है। एंड ये जो एडिशन प्रोडक्ट्स होते हैं ये फॉर्म होते हैं ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। देखिए, दिस रिंग इज हाईली डीएक्टिवेटेड क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है क्या? नहीं, इसमें तो इलेक्ट्रॉन्स है, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स देता है। एंड आप लोगों के सामने जो प्रोडक्ट आएगा, इस प्रोडक्ट को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं गाइस। ये देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ NO2 ग्रुप अपनी जगह पर है। इस डेरिवेटिव को हम लोग कहेंगे पिक्रेट डेरिवेटिव। इसे क्या कहेंगे? पिक्रेट डेरिवेटिव। सेम डेरिवेटिव इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड व्हेन द पिक्रिक एसिड इज ट्रीटेड विथ दिस कंपाउंड, that is called as alpha naphthylamine. This is alpha naphthylamine, and when it is treated with the picric acid, same kind of the derivative is obtained. हमें जो पिक्रेट मिलेगा, इसके पिक्रेट का स्ट्रक्चर अब हम लोग ऐसे दे सकते हैं। यह भी पिक्रेट ही कहलाता है, इसे भी हम लोग पिक्रेट डेरिवेटिव ही कहेंगे।
गाइस these are the simple chemical properties of the picric acid. देन एक छोटा सा क्वेश्चन अगर पूछा जा सकता है कि पिक्रिक एसिड के यूज़ क्या हैं। तो पिक्रिक एसिड जनरली यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एक्सप्लोजिव, ये एक्सप्लोजिव बनाने के काम में आता है। पिक्रिक एसिड इज ऑल्सो यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ द डाइज। बस ये दो यूजेस दे दो। पिक्रिक एसिड खुद एक येलो कलर का कंपाउंड है, ये अच्छा येलोइश कलर प्रोड्यूस कर सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द नाइट्रोअरीन्स एंड द पिक्रिक एसिड।